आप जा रहे हैं फरवरी में ही इंडिया एक बार फिर। तो क्या सर, क्या होने जा रहा है और कौन से इवेंट्स हैं जिसमें आपने वहां पे अटेंड करने हैं? और सबसे बड़ी बात कि क्या चीज आपको लगता है कि आपको भारत की बहुत अच्छी लगी, जिसे आपने वापस आके यकीनन मिस किया होगा और अब दोबारा जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट तो होगी। देखें, मेरा जो पिछला विजिट था पौने 3 महीने का, उसमें प्रॉब्लम हो गया था कि इतने लोग और मुझे बुलाना चाहते थे। इंदौर हिंदुस्तान में द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया का खिताब उन्होंने कई सालों से पिछले साल भी जीता है। तो वो कहते हैं सर आप हमारे पास वहाँ आए। इस तरह ही इलाहाबाद यानी प्रयागराज आप पता नहीं कहते हैं, प्रयागराज। लखनऊ लखनऊ तो यूपी को मैं इस दफ़ा फोकस करना चाहता हूँ कि वहाँ पे भी। सर, अब भारत जब आप जाते हैं तो यकीनन आप उनके एजुकेशन सिस्टम को भी आपने देखा होगा, इकोनॉमी में वो कैसे आगे गए हैं, बाकी कई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके सीईओज लगे हैं। क्या वजह लगी आपको कि भारत ने इस तरह से प्रोग्रेस की, और क्या वजह लगी कि पाकिस्तान थोड़ा सा भी इस चीज में आगे नहीं बढ़ पाया? पाकिस्तान ने हिंदुस्तान दुश्मनी और एक फर्जी थ्रेट के हिंदुस्तान हमें ख़त्म करना चाहता है, इसकी बुनियाद पे सारा पॉलिटिकल सिस्टम का सत्यानाश कर अलावा मिलिया मेरी वाइफ मेरे साथ जा रही है, हमें बेंगलोर जाना है 2 हफ्ते के लिए। उसके बाद देखेंगे इंदौर और कहाँ कहाँ हमें लोग इनवाइट करते हैं। तो जो इलाके जो जिन जगह पे मैं नहीं जा सका, इस दफ़ा कोशिश होगी हम वहाँ भी हो आए। पहुँचेंगे हम 14 फरवरी की सुबह को, और टेंटेटिव डेट जो हमने बुक कराई है वो है 28 मार्च को। एक जामा मिलिया जो मुसलमानों की यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी, महात्मा गांधी, हकीम अजमल खान और इन लोगों ने, जो अ, हिंदुस्तान की यूनिटी वाले लोग मुसलमान जो कम्युनलिज्म के खिलाफ थे, ये उन्होंने बनाई थी। तो एक टॉक वहाँ पे भी हो जाएगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी शायद एक टॉक हो जाए। तो दिल्ली में एक्टिविटीज खासी हो। सर, ऐसी क्या चीज आपने देखी भारत में जाके जिससे आपको ये लगा कि वाकई में पाकिस्तान बनना चाहिए था और हम साथ नहीं रह सकते थे? कुछ ऐसा फील हुआ? नहीं, मैं तो यकीन करता हूँ कि पाकिस्तान अगर ना बनता तो हिंदुस्तान में एक ऐसी डेमोक्रेसी बनती जिसकी मिसाल ही ना होती। नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको पता है जो डॉक्टर इश्तियाक अहमद है, एक पाकिस्तानी प्रोफेसर है, ये स्वीडन में रहते हैं। दोस्तों पिछले कुछ महीनों पहले ये भारत का विजिट पे थे। ये 3-4 महीने भारत में रहकर गए हैं, 20-25 शहरों में घूमकर। ये भारत को लेकर अच्छा व्यू रखते हैं और अब ये फिर से भारत आएंगे 13-14 फरवरी को आने वाली हो, तो उसके लिए ये उसके बारे में बातें कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भारत की जो जीडीपी है, वहाँ की डेवलपमेंट और वहाँ की एजुकेशन सिस्टम, उनके बारे में सारी बातें कर रहे हैं। और ये बोल रहे थे अब जब मैं दोबारा भारत में जाऊँगा इस बार सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के शहरों में घूमूंगा, लखनऊ से लेकर प्रयागराज, और इन्होंने राम मंदिर को लेकर भी कुछ बोला है। तो दोस्तों ये एक बार पहले वीडियो देखते हैं। और सर, आज हम आपसे बात करेंगे कि आपका एक और विजिट जो है वो अभी ड्यू है, आप जा रहे हैं फरवरी में ही इंडिया एक बार फिर। तो क्या सर, क्या होने जा रहा है और कौन से इवेंट्स हैं जिसमें आपने वहां पे अटेंड करने हैं? और सबसे बड़ी बात कि क्या चीज आपको लगता है कि आपको भारत की बहुत अच्छी लगी, जिसे आपने वापस आके यकीनन मिस किया होगा और अब दोबारा जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट तो होगी। देखें, मेरा जो पिछला विजिट था पौने 3 महीने का, उसमें प्रॉब्लम हो गया था कि इतने लोग और मुझे बुलाना चाहते थे, लेकिन मैं एक्चुअली एग्जॉस्ट हो चुका था और मैं वापस जाना चाहता था। तो मसलन यूपी के अंदर और सीपी के अंदर मेरा जो था टूर वो नहीं लग सका। अब मुझे इंदौर में से इनविटेशन है, कुछ लोग ग्वालियर में बनाना चाहते हैं, और वहाँ पे आपको पता है तानसेन जो हैं म्यूज़िक के सबसे बड़े मास्टर, वो वहाँ पैदा हुए थे। तो मुझे म्यूज़िक तो मेरा पैशन है, तो अगर मैं ग्वालियर गया तो वो भी देखूँगा। इंदौर हिंदुस्तान में द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया का खिताब उन्होंने कई सालों से पिछले साल भी जीता है। तो वो कहते हैं सर आप हमारे पास वहाँ आएँ। इस तरह ही इलाहाबाद यानी प्रयागराज आप पता नहीं कहते हैं, प्रयागराज। लखनऊ लखनऊ और बदायूं के अंदर भी चांस है मेरा जाने का। तो यूपी को मैं इस दफ़ा फोकस करना चाहता हूँ कि वहाँ पे भी। इसके अलावा मेन मेरा जो ओकेजन 2 हैं, 2 चीज़ें। एक तो 16 फरवरी को सेठू प्रकाशन, वो हिंदी के पब्लिशर्स हैं, वो मेरी जिन्ना वाली जो किताब है ना, जिन्ना हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री,
उसका हिंदी एडिशन जो आलोक बाजपेयी जी ने वो ट्रांसलेट किया है, वो लॉन्च कर रहे हैं। एक तो वो हो गया। 24 फरवरी को एक एक्टर हुआ करते थे पीछे से रावलपिंडी के, जहाँ आप रहती हैं, श्याम। जी। और आपको शायद पता नहीं, ये जो सायरा काज़मी है ना, ये उनकी बेटी हैं। बिल्कुल सर, मुझे पता है। उनकी उनकी उन पे किताब लिखी गई है, श्याम की ज़िंदगी पे मुख्तलिफ पहलू, जिसमें मेरा भी एक आर्टिकल है। और मैंने बहुत साल पहले श्याम के मुतल्लिक 2-3 आर्टिकल लिखे थे। और तब से मैं उनकी फैमिली जो दिल्ली में रहती है, उनके श्याम के जो छोटे भाई थे, उनकी फैमिली दिल्ली में रहती है। उनसे मेरा उनके पास जाके मैं रहा भी हूँ। तो 24 को वो लॉन्च कर रहे हैं श्याम पे किताब। तो इत्तेफ़ाक से वहाँ पे भी मेरा होना बड़ा लाज़मी है। वो कहते थे, सर कोई आए ना आए, आपका आना जो है ना बड़ा लाज़मी है। लेकिन वो पहले मुझे लग नहीं था रहा, लेकिन अब इत्तेफ़ाक ये हो गया कि मैं जा रहा हूँ, तो 24 को वो भी अटेंड करूँगा। इसके अलावा मिलिया मेरी वाइफ़ मेरे साथ जा रही हैं, हमें बेंगलोर जाना है 2 हफ़्ते के लिए। उसके बाद देखेंगे इंदौर और कहाँ-कहाँ हमें लोग इनवाइट करते हैं। तो जो इलाके जिन जगह पे मैं नहीं जा सका, इस दफ़ा कोशिश होगी हम वहाँ भी हो आएँ। बट इट ऑल डिपेंड्स कि इन्विटेशंस कहाँ से आती हैं और फिर हम कहाँ जाते हैं। लेकिन दिल्ली और बेंगलोर तो पक्का है, बाकी सारी चीज़ें डिपेंडिंग ऑन द इन्विटेशन। तो फरवरी का महीना, मार्च का शुरू, तो बहुत सुहाना मौसम है उस इलाके में। तो एक वो भी अट्रैक्शन है। मैं तो गया था मई में, पूरा जून और जुलाई 25 तक रहा था। लेकिन मुझे किसी ने, मेरे ना मौसम ने मुझे तंग किया ना कुछ। हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज़्ज़त दी कि दोबारा अब जब एक मौका मिल रहा है तो मैं तो बहुत खुशी से जा रहा हूँ। और मिलिया इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी। बिल्कुल सर, कि ये विज़िट आपका कितने दिन का है? आप कितने टाइम वहाँ पे स्पेंड करने वाले देखिए हैं? जी, हमने टिकट ज़रा महँगा लिया है। पहुँचेंगे हम 14 फरवरी की सुबह को, और टेंटेटिव डेट जो हमने बुक कराई है वो है 28 मार्च को। लेकिन एक चेंज हमारा टिकट अलाउ करता है। तो अगर वहाँ पे इन्विटेशंस ऐसी हुई कि हम कुछ हफ़्ते और एक्सटेंड करें, तो हम वो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इन्विटेशंस ज़्यादा नहीं आती, तो 28 तो हमारा फिक्स्ड है। हम उससे पहले भी वापस आ सकते हैं या 28 को भी आ सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर उनका बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल हब है न्यू दिल्ली के अंदर, जहाँ मैं कई दफ़ा जा चुका हूँ। वहाँ पे भी मेरी मीटिंग हो रही है। एक जामा मिलिया जो मुसलमानों की यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी, महात्मा गांधी, हकीम अजमल ख़ान और इन लोगों ने, जो अ, हिंदुस्तान की यूनिटी वाले लोग मुसलमान जो कम्युनलिज़्म के ख़िलाफ़ थे, ये उन्होंने बनाई थी। तो एक टॉक वहाँ पे भी हो जाएगी। जवाहरलाल या नेहरू यूनिवर्सिटी में भी शायद एक टॉक हो जाए। तो दिल्ली में एक्टिविटीज़ ख़ासी होंगी और इसके अलावा देखा जाएगा। सर, ऐसी क्या चीज़ आपने देखी भारत में जाके जिससे आपको ये लगा कि वाक़ई में पाकिस्तान बनना चाहिए था और हम साथ नहीं रह सकते थे? कुछ ऐसा फ़ील हुआ? नहीं, मैं तो यकीन करता हूँ कि पाकिस्तान अगर ना बनता, तो हिंदुस्तान में एक ऐसी डेमोक्रेसी बनती जिसकी मिसाल ही ना होती। सबको देखें, उसके अंदर उस ज़माने में 25% मुसलमानों की पॉपुलेशन है। अब कोई 35% अगर हम बांग्लादेश को भी काउंट कर लें। हाँ जी, हिंदू परसेंटेज 65-70% है। बाकी सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, तो सबको अपनी बेस्ट चीज़ें लेके आनी पड़ती हैं। अ, अब कोई एक ग्रुप जो है वो दूसरे को डोमिनेट ना कर सकता। और मुसलमानों की तो मौज ये थी कि ये 2 हिंदुस्तान के 2 इलाकों में ये छाए हुए थे। नॉर्थ वेस्ट में जहाँ से सारे हमले हुए हैं, और नॉर्थ ईस्ट में। और हिंदुस्तान जो ब्रिटिश इंडियन फ़ौज थी उसके अंदर, हालाँकि मुसलमानों की परसेंटेज सिर्फ़ 25% थी तब, फ़ौज के अंदर ये 38 से 42% थे, डिपेंड्स ऑन हाउ यू काउंट। और पुलिस के अंदर भी ओवर रिप्रेजेंटेशन थी मुसलमानों की। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो कोई आइडियोलॉजी नहीं थी कि ये सिर्फ़ हिंदुओं का मुल्क होगा। वो तो सबको मिल के साथ चलना चाहते थे। लेकिन बात ये है कि पार्टीशन हो गई, 2 मुल्क बन गए। अब जो अकल की बात है कि 2 मुल्कों को अपनी हकीकत को मान के आगे चलने के लिए जो भी अकोमोडेशंस,
करनी चाहिए वो करनी चाहिए। देखें, लोग कहते हैं जी, इंडिया में लोग कहते हैं जी देखो, मुसलमानों ने जो यहाँ पे आके हमले किए वो वी कैन नेवर फॉरगेट। इधर से मुसलमान कहते हैं जी, अगर हम इंडिया के अंदर रहते तो जो हिंदू हैं वो हमसे बदला लेते जो मुसलमान यहाँ पे हाकिम रहे हैं। मैंने कहा यार बात सुनो, ये फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी की फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर का तो आपको पता है ना, कितने मिलियन लोग मारे गए। और पीछे चले जाएं तो वो नेपोलियन की जंग है, और ये सारी बल्कि पोइट्री इसके ऊपर बनी हुई है। उन लोगों ने दे हैव पुट इट ऑल बिहाइंड और यूरोपियन यूनियन बनाया और उसके अंदर अमन से रह रहे हैं। तो क्या मुसलमानों ने आके हमले किए कि हिंदुस्तान फिर भी मेजॉरिटी हिंदुओं की रहा? और क्या हिंदू हमारे से बदला ले लेते जब उनकी रिलीजन तो कन्वर्ट ही नहीं करती। वो कहती है ठीक है, आप भी जो है हाई स्पिरिट जो है, ग्रेट स्पिरिट, उसके लिए जैसे भी आप चाहें आप रास्ता निकालें, हमारा अपना रास्ता है। तो दोनों तरफ ये जो है ना आइडियोलॉजी ऑफ फेयर, ये पॉलिटिकली वो क्या कहते हैं मैनूवर की गई और वो कामयाब हो गई, पार्टीशन भी हो गई। लेकिन मेरे जैसे बंदे को जिसने ये सारी मूवमेंट पे काम किया, मुझे हर चीज़ का पता है क्या क्यों हुआ। और हकीकत तो ये है कि अगर अंग्रेज़ ना चाहते तो पाकिस्तान बिल्कुल ना बनता। उन्होंने पाकिस्तान ये सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए बुलाया, और मैंने ये लेटेस्ट जनाली किताब में और गैरिसन स्टेट किताब में पूरा एविडेंस दे दिया। इसके बाद भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान में अजीब झूठी-झूठी किताबें, और कि जी वो जिनका कोई स्कॉलरली बैकग्राउंड नहीं है। एक तो हमारे स्कॉलर हैं ना, वो शरीफ लोग हैं, वो वही लिखते हैं जो नेशनल नैरेटिव होता है, भई वो मजबूरी होती है। इंडिया में भी इस तरह होता है। लेकिन जो बाकी ये जर्नलिस्ट किस्म के लोग हैं, अजीब-अजीब कि अमेरिका ने और इंडिया ने 65 वॉर मिल के लड़ी, ये सब बकवास है सारी। मैंने गैरिसन स्टेट किताब में दिखाया है कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई। तो मेरी स्कॉलरशिप जो है ना दोनों मुल्कों में, उसकी अब रिस्पेक्ट भी है। तो अब हिंदुस्तान, मैंने पाकिस्तान भी आना था ये जनवरी में। थिंक फेस्ट वाले जो थे कह रहे थे सर आपको बुलाएंगे, फिर उन्होंने नहीं बुलाया। तो ठीक है, लास्ट ईयर उन्होंने बुला लिया था तो उनकी बहुत मेहरबानी, बहुत बड़ा मेरा वो रिसेप्शन हुआ था और आई एन्जॉयड स्टेइंग इन पाकिस्तान। मेरा मुल्क तो वही है ना, बचपन वहाँ जो बिल्कुल सर, हो सकता है इलेक्शंस की वजह से कुछ प्रोग्राम उन्होंने आगे पीछे किया, हो सकता है फिर दोबारा वो जी, नहीं रीशेड्यूल करके उन्होंने आपको थिंक बुलाएं। फेस्ट तो कर दिया और लोग बुलाए भी, तो हुँ, ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस वाले 1 साल बुलाते हैं, नहीं बुलाते, हुँ, तो मेरे रंजिश कोई नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मेरा तो ख़्याल पाकिस्तान आने का भी था, पूरा प्रोग्राम था, हुँ। बट देन दे डिडन्ट इनवाइट मी। इंडिया में मुझे इन्विटेशंस आई हुई हैं, तो हम वहाँ जा रहे हैं, ऐसे है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर अब भारत जब आप जाते हैं तो यकीनन आप उनके एजुकेशन सिस्टम को भी आपने देखा होगा, इकोनॉमी में वो कैसे आगे गए हैं, बाकी कई बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में उनके सीईओज़ लगे हैं। क्या वजह लगी आपको कि भारत ने इस तरह से प्रोग्रेस की, और क्या वजह लगी कि पाकिस्तान थोड़ा-सा भी इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाया? पाकिस्तान ने हिंदुस्तान दुश्मनी और एक फ़र्ज़ी थ्रेट के हिंदुस्तान हमें ख़त्म करना चाहता है, इसकी बुनियाद पे सारा पॉलिटिकल सिस्टम का सत्यानाश कर दिया, सारी इकोनॉमी को तबाह कर दिया। अगर आप रिकॉर्ड देखें, और मेरी बात नहीं है, आप एयर मार्शल असगर खान की किताब देख लें। इसके अलावा भी कई राइटर हैं जो सीरियस हैं और ऑनेस्टली लिखते हैं। ये सारी जंगें तो हमने शुरू की हैं, तो इंडिया ने हम पे कौन-सा हमला किया है? कश्मीर में भी पंगा हमने लिया है, मैंने तो ये भी साबित किया है। और कोई पाकिस्तान में खड़ा होकर नहीं बोल सकता कि ये गलत है, कि एक चांस था। होम मिनिस्टर पटेल वाज़ ऑफरिंग कि आप कश्मीर रख लें, हैदराबाद पे आप हमें तंग ना करें। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस ऑफ़र को 3 दफ़ा रिजेक्ट किया। मैंने पूरा एविडेंस दिया है, और वो एविडेंस दिया है कि ये जो पाकिस्तानी है ना स्टेट, उसको डिनाई नहीं कर सकती। उसके बाद जब जंगें होती हैं, उधर से उनके लोग मारे जाते हैं, इधर से हमारे लोग मारे जाते हैं, तो फिर गुडविल ख़त्म हो गई ना। उसके बाद भी इंडिया ने हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, और इंडस वाटर ट्रीटी जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान के दरमियान जो हुई, इट इज़ वेरी फेवरेबल टू पाकिस्तान। 80% पानी उन्होंने पाकिस्तान को मान लिया, 20% सिर्फ इंडिया को जाता है। वहाँ पे भी हमने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पानी जब हमारी तरफ आएगा तो उसके लिए सेव करने के लिए हाँ, बैराज बनाए जाएँगे, वो हमने किए नहीं। तो आप देखें, एक लेटेस्ट खबर जो मैं आपके साथ
करना चाहता हूँ, अभी यूएन की आई है रिपोर्ट कि ये जो टीटीपी जो अटैक कर रही है ना पाकिस्तान में, इसको ये तालिबान हुकूमत, अल-कायदा वाले जो हैं और वो पता नहीं आईएसएस, ये वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूएन की रिपोर्ट में इंडिया का कोई नाम नहीं है। तो इंडिया ब्लेमिंग इज़ अननेसेसरी। हाँ, कहते हैं बलूचिस्तान में वो इन्वॉल्व्ड हैं, वी से ब्रिंग एविडेंस। एक बंदा इन्होंने पकड़ा हुआ है और वो वाक़ई वहाँ पे क्यों था, वी हैव टू फाइंड आउट। तो इंडियन इन्वॉल्वमेंट भी होती है। मुझे याद है मेजर ये गौरव आर्या आर्या। इनका एक डिस्कशन है विद डॉक्टर कमर चीमा, जहाँ पे डॉक्टर कमर चीमा ने बलूचिस्तान के मुतालिक जब बात की, तो मेजर गौरव गौरव आर्या ने कहा कि द रोड टू बलूचिस्तान गोज़ थ्रू कश्मीर, यानी कि अगर आप कश्मीर में हमसार से पंगा ना लें, तो हम बलूचिस्तान में आपसे पंगा नहीं लेंगे। तो इट इज़ एन ओपन एडमिशन, कोई नहीं इससे भाग सकता। देखिए, पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज़ करने के साथ-साथ जो फेयर बात है वो भी तो हमने करनी है ना। अगर इंडियन इन्वॉल्वमेंट है तो नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान में जो पंगा कश्मीर का है वो भी ख़त्म होना चाहिए। आर्टिकल 370 को उनके सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, राइट और रॉन्ग इज़ नॉट द इश्यू। हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स तो आपके सामने ही हैं। तो उनका तो सुप्रीम कोर्ट फिर पूरा, मैंने उनका प्रोसीजर देखा है, वकीलों ने जो आर्ग्यू किया हर रोज़ करते थे, और वो लाइव हमने डिस्कशंस भी सुनी है। ठीक है, जो फैसला उनका है सुप्रीम कोर्ट का, उस पे इंडिया में भी तनकीद है, बट दैट इज़ एन ओपन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो वो सब पे अप्लाई होता है। तो आपने एवं ही कश्मीर का आर्टिकल 370 बना लिया, वो ख़त्म करें तो पीस पे बात होगी। और दे डोंट नीड यू, यू नीड इंडिया, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। तुसी ना मनो, हाँ जी, चुप हो, हाँ जी। सर क्या करें, इनकी भी तो दुकानें चलती हैं ना। अगर ये कश्मीर का चूरन नहीं बेचेंगे तो फिर उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आपको पता है कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है। इनके पास जो कश्मीर है पाकिस्तान के, क्या इन्होंने अपने कश्मीर के लोगों को खुश रखा हुआ है? मेरी खबरों के मुताबिक तो नहीं। अभी गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़ा एक वो हुआ है, मुज़ाहरा हुआ है, वो मैंने जी सर, देखा। चल रहा है सर, अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है। हुँ। तो ये क्या सारा रॉ करवा रही है? रॉ कैसे आके करवा लेती है? रॉ एजेंट तो भेज सकती है, लेकिन पूरी हज़ारों लोग जो आ जाते हैं और आज़ाद कश्मीर जो हमारा है उसके अंदर प्रोटेस्ट होते हैं। सो वो जो है ना, द ओनस ऑफ व्हाई थिंग्स आर रॉन्ग लाइज़ विद द पाकिस्तानी स्टेट। ब्लेमिंग इंडिया इज़ नॉट ए गुड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन। और मेरा कहना जो है वो दुनिया भी यूँ ही देखती है। इन्होंने वो कह दिया कि जी हम, ये इंडिया ने 2 बंदे हमारे यहाँ मारे हैं कश्मीर, जो एक ज़माने में वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। हो सकता है ऐसे ही हो। सर अच्छा ही किया है ना, बुरा क्या किया अगर मार भी दिया तो? वो टेररिस्ट ही वही तो थे। वही ना, वो टेररिस्ट थे, तो उन्होंने बदला ले लिया है, ठीक है। हुँ। लेकिन पाकिस्तान ने इसकी पूरी उसकी रिपोर्ट बना के भेजी है उनको। इन्हें ये नहीं पता कि अमेरिका उन जिन लोगों की बात ये कर रही है, उन तंज़ीमों को वो पहली टेररिस्ट मानते हैं। तो बिल्कुल। अमेरिकन भी जो हैं, टेररिस्ट जो हैं, हर जगह जाके नहीं ख़त्म कर देते। टेररिज़्म जो है, वो कोई लीगल एक्टिविटी नहीं है। होती क्यों है उसको एक्सप्लेन करना एक और बात है। लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज़्म जो हम करते रहे हैं, आज वो सारी, वो कहते हैं अंग्रेज़ी में, द चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट। वो सारी चीज़ें हमारे गले पड़ गई हैं और हम कहीं पे नहीं रहे। सर हम कहीं मारना पे तो नहीं हमें ही चाहिए था। सर मारना तो हमें चाहिए था उन टेररिस्ट को। अगर इंडिया से किसी ने आके मार दिया, जो बकौल इनके, वो तो खैर नहीं रहे। मान रहे बकौल कि उन्होंने इनके, ऐसा कुछ, बकौल इनके, तो फिर अच्छा काम किया। कौन से किसी नेक आदमी को मार के चले गए जो और इतना शोर मचा रहे हैं। किसी शरीफ आदमी को तो नहीं ना मारा, उसी को मारा है जिन्होंने वहाँ पे लोग मारे थे। बिल्कुल। मैं तो खैर इस चीज़ के खिलाफ हूँ, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड, अगर उन्होंने किया है तो क्या किसी प्रोफेसर को मारा है या किसी कोई सोशल वर्कर को मारा है, या उन लोगों को मारा है जो वहाँ जाके उन्होंने टेररिज्म किया? तो वो तो मुसद भी करती है, ईरान भी करता है, सारे करते हैं यार। नोबडी सर वांट्स टेररिस्ट। हाँ, हाँ। सर इस तरह के ब्लेम गेम तो बड़े अरसे से चल। जी दोस्तों, देखा आपने ये पूरा वीडियो, कैसे ये पाकिस्तानी प्रोफेसर है जो भारत से होकर गए थे और फिर से अब भारत में वापस आने वाले हैं यहाँ पे।
और ये 13-14 तारीख को भारत में आएंगे और लगभग 1-1.5 महीने का इनका प्लान है। और ये बोल रहे हैं कि अगर और कुछ इनविटेशन हुआ कहीं से तो हम एक्सटेंड करा सकते हैं वहाँ भारत के वीज़े को और अपनी टिकट्स को। तो दोस्तों इसने जो डॉक्टर इश्तियाक अहमद है, इन्होंने कई किताब लिखी है भारत पाकिस्तान को लेकर, और ये काफ़ी फेमस है इन दिनों भारत और पाकिस्तान में। और ये अपनी जो हिंदी वर्जन है बुक्स का, अपनी बुक्स का, उनको भी लॉन्च करेंगे यहाँ भारत में। और इन्होंने ये भी बताया कि जब ये पिछली बार भारत में आए थे इन्होंने क्या चेंज देखा। ये लास्ट बार 2013-14 में आए थे और फिर आए 2023 में। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में कितना चेंज आया, और अब ये फिर से अपनी भारत की विजिट पर आने वाले हैं, जिसको लेकर इन्होंने ओवरव्यू दिया है कि वो कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। और उस टाइम भी हम इनकी जो वीडियो है, इनके व्यूज़ हैं, उनको फॉलो करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। ये इन्होंने बात किया भारत के एजुकेशन सिस्टम को लेकर और यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और मुस्लिम्स का जो डेवलपमेंट है उसको लेकर इन्होंने बात की है कि भारत में कितनी ज़्यादा टॉलरेंस है, और जो भारत का जो हिंदू धर्म है उसके बारे में इन्होंने बातें की है, कैसे भारत तरक्की कर रहा है हर फील्ड में। और इन्होंने साइंस एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर और भारत की दूसरी तरक्की के बारे में भी इन्होंने बात की। इन्होंने भारत के मुसलमानों को भी ये कहा कि आप भारत के जो प्रॉपर नागरिक हो और वहाँ के कानून के हिसाब से उनको फॉलो करो और अपने भारत में रहकर अपने आप को भारतीय होने पर प्राउड फील करो। दोस्तों इन्होंने पाकिस्तान को लेकर भी काफ़ी बातें की है कि पाकिस्तान कैसे हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हमेशा पीछे ही रहा है। दोस्तों इन्होंने जो पाकिस्तान द गार्जियन स्टेट एक बुक लिखी है, उसमें भी इन्होंने जिक्र किया था, जो ये अभी बता भी रहे थे कि जितनी भी पाकिस्तान और भारत की लड़ाइयाँ हुई है सब में पाकिस्तान हारा है और हमेशा पाकिस्तान ने वो लड़ाई शुरू की है। तो ये आप बताएंगे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आने वाली ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।